हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम लोगों ने शुरू करी थी अपनी रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोगों ने अभी आईसीटी की, कम्युनिकेशन की, ये सभी कर चुके हैं विद एमसीक्यूज, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमारा यूनिट सेकेंड है पेपर 1 का, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, एक तो फुल रिवीजन कर दी है। 3 घंटे में हमने बहुत अच्छे तरीके समराइज्ड वे में बहुत अच्छी वाली रिवीजन करी थी। फिर हमने 3 टेस्ट कर दिए हैं और आज क्या है, अपना 4th टेस्ट है ना। चलिए, तो जो नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, किस नेम से, कंसेप्चुअल स्टडी के नेम से। आपको इस तरह का सिंबल वहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या है, हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे एक पीडीएफ डालते हैं जो जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, और वो बच्चे करते हैं, ठीक है। शाम को आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो शाम को इस तरह वीडियो आ जाती है और बच्चे अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने क्वेश्चंस को, और इवैल्यूएट करते हैं अपने आप को कि इनके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और मुझे बताते हैं, ठीक है। तो आप भी जरूर बताइएगा कितने मेरे आपके जो है वो क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में लगा बेल आइकन क्लिक करके उस पर ऑल का बटन जरूर दबाइए, ठीक है। उससे क्या है, आपके पास सभी तरह की नोटिफिकेशन आएगी, जो भी वीडियो अपलोड होगी वो हर एक नोटिफिकेशन आएगी और आपकी तैयारी जो है वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर में हमारे टेस्ट डलते हैं, ठीक है। चलिए, 76 क्वेश्चन बोल, तो आज 4th सीरीज है, 3 सीरीज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज लास्ट सीरीज है रिसर्च एप्टीट्यूड की, और इसके बाद हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। अब इसके बाद सिर्फ आपने एक काम करना है, बीच में आपको मैं ये 2 या 3 दिन का गैप दूंगा, आपने पूरी रिवीजन वीडियो देखनी है। और उसके बाद ये जो चारों की चारों एमसीक्यूज की सीरीज थी, ये सारी की सारी आपने खुद करने हैं, कुछ क्वेश्चन पहले खुद सारे, और उसके बाद ये वीडियो देखनी है। अगर उसमें कुछ कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप वीडियो जरूर देखो वो वाली, ठीक है। तो रिवीजन वाली वीडियो जरूर देखो, और ये वाली तो आप देख लोगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपके क्वेश्चंस कौन कौन से, किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है और क्यों है, ठीक है। तो अब उन क्वेश्चंस को दोबारा 100 क्वेश्चंस को एक बार में बैठ के दोबारा करना, और एक बार जो रिवीजन वाली जो वीडियो है उसको एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट्स एन अचीवमेंट टेस्ट टू एक्सेस एंड इंडिकेट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन हिज और हर स्टडी, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑन द टेस्ट इज टू बी नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। एक तो देखो ये होता है आपका नॉर्मल स्क्यूड, ठीक है। जब ये आ जाए ऐसे, जब ये ऐसे आ जाए, ठीक है, तो ये बनता है, और एक बार ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड, तो उसने क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट कैन बी स्टेटेड विद रिगार्ड टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपने बताना है कि अगर नेगेटिवली स्क्यूड आपका आ गया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आपका जो डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपका जो आंसर आया है वो मतलब इस तरफ आ रहा है सारा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आपके तीनों चीज इक्वल होते हैं, बोलते तो मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होंगी, बट यहाँ पे मीन मोड मीडियन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं यहाँ पे किस तरह का डिफिकल्टी जो लेवल है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो आपका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी है और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट है वो इजी है, द टेस्ट इज इजी एंड द नीड्स नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो अभी रिसेंट का क्वेश्चन है 2020 का, जो आपका अक्टूबर में क्वेश्चन पेपर हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, In every field, research pursuits promote to systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare because, ठीक है। तो आपने क्या बताना है हम यहाँ पर कि किसी हर एक, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। कहता है इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में जो रिसर्च होता है, रिसर्च को परस्यू करना पड़ता है, प्रमोट टू सिस्टमैटिक होती है, एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, तो एडवांसमेंट आप निकालते हैं। लेकिन जो डिस्कवरीज होती हैं कई बार वो क्या होता है, कम निकल के आती है। क्यों? क्योंकि ना कई बार लोगों के पास जो है वो लैक ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि वो लोग ना ऊपर से पढ़ लेते हैं, ऊपर से, ठीक है। जैसे अभी मान लो अगर आपने अभी 1.5 पे चलाई हुई है,
वीडियो, ठीक है। लेकिन अगर अब इसके बाद आप चला रहे हैं 1.75 पे, 2x पे, तो मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में कुछ जा भी रहा होगा, ठीक है। बहुत रेयर बच्चे होंगे जिनके दिमाग में जा रहा होगा और वो उस चीज को रिटेन करके रख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम 1.5। वैसे तो अगर आप 1 वैसे मैं देखो फास्ट ही बोलता हूं, तो मुझे नहीं लगता आपको 1.5 पे जाने की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल स्पीड में देखो तो नॉर्मल है, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको नीड लगती है तो 1.5 पे करके आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मगर अगर आप इससे भी ऊपर, क्योंकि मैं वैसे भी फास्ट बोलता हूं, तो अगर आप इससे भी ऊपर जा रहे हैं तो गड़बड़ है, ठीक है। तो वहां पे आपको डेप्थ नॉलेज नहीं मिल पाती। आप जो समझना चाहिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो इतना जल्दी नहीं है, अपने अभी एग्जाम पढ़े है, एग्जाम के अभी कोई डेट का कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अभी अपन आराम आराम से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब आराम आराम से पढ़ो। तो वहां पे क्या डेप्थ नॉलेज लोगे तो क्या होता है, कई बार होता है मोस्ट पीपल लैक दी डेप्थ नॉलेज नीडेड फॉर इट। तो इनको क्या होता है, उनको जरूरत होती है डेप्थ नॉलेज लेने की, तो उनके पास नहीं होती, इसलिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलिए आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ठीक है। 78th क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अम्ब्रेला term to refer to various research strategies that share certain characteristics. The data collected have been termed soft, that is rich in description. क्या ऐसा ही होता है कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो अम्ब्रेला टर्म है? पहली बात, क्या अम्ब्रेला टर्म है? बिल्कुल है, अम्ब्रेला टर्म है। और जब वहां से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम सॉफ्ट वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि वहां का जो आप वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक तरीके से उसको डिस्क्राइब बहुत अच्छे तरीके से किया होता है, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन इन नेचर होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब वो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर पाता है, ठीक है। तो जो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च इज नेमली हाइपोथेटिक डिडक्टिव एंड एम्प्लॉयज मोस्टली स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डाटा एनालिसिस। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत सही कह रहा है ये। कहता है जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो क्या है, वो मेनली हाइपोथेटिक डिडक्टिव एंड एम्प्लॉय, हाइपोथेटिक डिडक्टिव होती है और एम्प्लॉय कहाँ की जाती है, मोस्टली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फर्स्ट क्या कहता है, ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव कंट्रोल ग्रुप। तो आपने यहाँ पे इन तीनों में से बतानी है कि कौन सी है जो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्या है, पहला क्या कहते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव कंट्रोल ग्रुप। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कंट्रोल ग्रुप्स भी होते हैं। फिर कंट्रोल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स दैट रिसेंबल्स द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट डू नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक कहता है जो कंट्रोल ग्रुप है एक ऐसा ग्रुप है रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का, जहां पे आप क्या करते हैं, रिसेंबल करते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनता है। बट यहां से आप जो है वो रिसीव नहीं कर पाते एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स को, क्योंकि वहां पे कंट्रोल कर दिया है आपने, ठीक है। उसका थर्ड क्या है, द कंट्रोल ग्रुप प्रोवाइड्स ए रिलायबल बेसलाइन डेटा टू विच यू कैन कंपेयर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। बिल्कुल ठीक कहता है ये, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इन विच ऑफ द रिसर्चर डेवलप्स ए थियोरेटिकल मॉडल एंड एम्पेरिकली टेस्ट द मॉडल टू डिटरमाइन हाउ वेल द मॉडल फिट्स द डाटा। तो इसमें किस तरह का जो आपका डेटा है वो फिट होगा, ठीक है। तो आपका जो कॉजल मॉडलिंग होता है इस तरह का यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। अच्छा देखो, ये आज लास्ट टेस्ट है, मगर इस टेस्ट में मैं थोड़ा सा आपके लिए नया लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट वीडियोस में, आपको बताता आ रहा हूँ। तो अभी भी अगर आपने मतलब खुद से नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि एक तो रिवीजन वीडियो देखो वो आपके लिए मैंडेटरी है देखनी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। साथ साथ आप जब ये क्वेश्चंस खुद करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। डायरेक्ट वीडियो देखने का मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट होगा, ठीक है। हाँ मानता हूँ बेनिफिट है, मगर जो मैं एक्चुअल में चाह रहा हूँ करवाना कि आपके एक्चुअल में प्रैक्टिस हो, ठीक है। कि आपके पास अगर 25 क्वेश्चंस है तो आप उसको मैक्सिमम 15 और टू 17 जो मिनट्स हैं उसमें आप कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है ये एक बहुत ऑप्टिमम टाइम है, और यही जो क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में बैठो तो आप मैक्सिमम टाइम लगा के 20 मिनट्स में आप उसको कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो मेरा ये एक्चुअल में मानना है, तो आप प्लीज खुद करिए वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मतलब अभी जाके 10 एक क्वेश्चन और हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको नया चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है,
A teacher proposed to find out the effect of praise and encouragement during a teaching learning session based in स्नीकर्स थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो एक स्नीकर की जो थ्योरी है एक रेनफोर्समेंट की, ठीक है, तो कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च विल इट बिलोंग्स टू। तो इससे जो इसने स्नीकर की ने थ्योरी दी थी वो किस तरह की थ्योरी थी, तो वो थी आपकी अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च की थ्योरी जो थी इसने रेनफोर्समेंट के लिए ये किसने दी थी, स्नीकर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहते हैं, ऑल रिसर्च एड्स टू कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग ए थ्योरी। क्या हर तरह की रिसर्च आपको मतलब उसके आपकी नॉलेज बढ़ाने की मदद करती है? क्या उस नॉलेज बढ़ाती है बहुत ज़्यादा? नहीं, क्योंकि हर तरह की जो आपकी रिसर्च है, आपकी रिसर्च फंडिंग्स आएंगी, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो उसके लिए नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही की गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ ना कुछ नए फाइंडिंग्स निकालना चाहते हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने देश के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, आप गरीबों के लिए हेल्प करना चाहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत आ जाती है। और उसके बाद क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट, द फोकस ऑफ द एक्शन इज बेसिकली ऑन द एमिल्ट्रेशन ऑफ प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट कह रहा है वो आपको क्या कहता है, सही है। मतलब जो आपकी जो फोकस करता है एक्शन रिसर्च वाला, ठीक है, तो वो क्या कहता है आपकी जो बेसिकली प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस पे बेस होता है। ठीक है, तो एक्शन जो रिसर्च है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी वो गलत है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, अरेंज द स्टेप इन हाइपोथेटिक डिडक्टिव रिसर्च इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको ये वही प्रोसेस वाली बात है, तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा मेंटेन करना है, थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताना होगा कि किस तरह का प्रोसेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या दिया है आपको, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपका यही आता है, बिल्कुल ठीक है, यही आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम बिल्कुल सही, सबसे पहले यही आता है। फिर क्या आप उसके बाद इनमें से डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिफाइनिंग सब थ्योरम नहीं करते, डाटा कलेक्शन नहीं करते, हाइपोथेसिस सेट करते हैं। तो आप सबसे पहले उसके बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं और डेवलप करते हैं आप अपना रिसर्च का डिजाइन। ठीक है, देखो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सभी के सभी स्टेप्स नहीं है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जो पहले आएगा सीक्वेंस में वो बताना होगा। ठीक है, फिर आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, पहले डिजाइन करेंगे फिर डिफाइन करेंगे आपकी पॉपुलेशन किस तरह की होंगी और उसमें से किस तरह के आपने थ्योरम्स लगाने हैं, किस तरह की थ्योरीज लगाने हैं, किस तरह के मेथड्स लगाने हैं उन डाटा को कलेक्ट करने के लिए। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है, आप उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्शन यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टास्क फॉलोड बाय डाटा एनालिसिस। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग ए डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस वाया टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि नल हाइपोथेसिस को आप क्या है, टेस्ट भी करते हैं और नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करने की ट्राई करते हैं। ये कल वाले टेस्ट में शायद बहुत अच्छा, सेकेंड या थर्ड टेस्ट में था, बहुत अच्छा, आई थिंक कल वाले में था, टेस्ट थर्ड वाले में। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि आप जो है रिजेक्ट कर किसको करना चाहते हैं। अगर आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है कौन सी, नल वाली, तो आप अपने रिसर्च को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पहले आएगा आपका ए, फिर आएगा आपका डी, फिर बी, फिर उसके बाद सी और फिर ई, फिर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द एक्टिविटीज विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ रिकनसाइजनेस इन एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च की बात आती है तो इसमें किस तरह के आपके स्टेप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब इनमें से कौन कौन से जो आपके ऑप्शंस हैं वो सही है वो आपको बताने होंगे। ठीक है, तो पहला क्या कहता है ऑप्शन आपका, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द जर्नल आइडियाज। क्या है, आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, किसको, जर्नल आइडियाज को नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि आप एक्शन रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं करते। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं आप अपने फैक्ट्स को और सिचुएशन को, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं फैक्ट्स और सिचुएशन को, बिल्कुल ठीक है। दोनों कहीं ना कहीं आपस में लिंक करते हैं, एक तो डिस्क्राइब भी वही चीज आ गई, एक्सप्लेनिंग भी वही चीज आ गई। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग ए जर्नल प्लान नहीं करते आप, जर्नल प्लान नहीं बनाते। डेवलपिंग द नेक्स्ट एक्शन स्टेप, ये भी नहीं करते आप। ठीक है, तो आपका सिर्फ बी और सी करते हैं, तो बी एंड सी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज टीचर है आपकी तरह, जब आप अपना नेट कर लेंगे, जीआरएफ कर लेंगे, है ना, तो आप कॉलेजेस में लगेंगे, तो आप कॉलेज टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या है, कहता है एक कॉलेज टीचर इंटेंड्स टू स्टडी द प्रॉब्लम इफ लेट कमर्स इन द क्लासरूम।
ठीक है, लेट कमर्स पे करना चाहता है। विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड विल बी अप्रोप्रिएट इन दिस कंटेक्स्ट। तो वो क्या है, वो अपने बच्चों को, मतलब जो उनके पास बच्चे हैं वो लेट आ रहे हैं, तो उन पे वो एक रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह की, मतलब वो उसमें जो है वो किस तरह का सैंपल कलेक्ट करे जिससे उसकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल सही है। तो पर्पसिव सैंपलिंग मेथड को चूज करेगा। पर्पसिव सैंपल मेथड क्या क्यों चूज करेगा, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि सभी के सभी बच्चे लेट आए, किसी की कंडीशन थोड़ी कुछ हो सकती है, किसी की कुछ, तो अपनी वो जजमेंट लगाएगा। मैंने आपको बताया था पर्पसिव का मतलब जजमेंट भी होता है, तो आप अपनी अपनी जजमेंट लगाएगा वो हर एक बच्चे के लिए, और उस हिसाब से वो अपनी रिसर्च करेगा। ठीक है, तो पर्पसिव जो आपका सैम्पलिंग है, उस तरह से आपका जजमेंट लगा के आपकी जो डाटा है वो उसको कलेक्ट करेगा, और उसके बाद वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन which of the scale of measurement the properties of classification and order and ratio both are present। तीनों कह रहे क्लासिफिकेशन भी हो, ऑर्डर भी हो, और रेशियो भी हो, तो ये किस में होगी, ये ऑब्वियस है, ध्यान आया, किस में होगी, रेशियो में। नो आई एम रियल, वो रोके कहते हैं ना, कौन, स्टीवन कहता नो आई एम रियल, तो वही चीज़ है, पहले आएगा नो बोल तो एन बोल जिसमें कैटेगरी बनाएंगे, फिर उसके बाद आएगा ओ जिसमें हम ऑर्डर देंगे, फिर उसके बाद आई आएगा जिसमें हम इंटरवल बनाएंगे, और लास्ट वाला आपका रेशियो आएगा। तो जब उसने रेशियो भी ऐड कर दिया तो आपका सीधी सी बात, आपका रेशियो तो कंफर्म आएगा ही आएगा, आपको और ऑप्शंस देखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। देखो ये आई थिंक इस पूरी सीरीज में चौथा या पांचवा क्वेश्चन है जो सैम्पलिंग मेथड के नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि एनटीए का बहुत फेवरेट, बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा टॉपिक है ये एनटीए का, बहुत प्यार करते हैं एनटीए वाले इन क्वेश्चन से। ठीक है, मतलब वो इन क्वेश्चंस को छोड़ते ही नहीं है, वो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में लाके फेंक ही देते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बहुत इजी कंसेप्ट है ये, आपको समझना पड़ेगा और ये बहुत आसानी से हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी आपको सैंपलिंग यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपकी कौन कौन सी आएगी, पहला तो देखो क्लस्टर जो होता है वो आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन गलत। डायमेंशनल जो है वो आपका कौन सा होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद है रैंडम आपका प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि रैंडम आ गया, अब आप प्रोबेबिलिटी में रैंडम की बात ही करते हैं। फिर है जजमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब रैंडम आपका गलत हो जाएगा ना ऑप्शन, तो जजमेंट क्या है, जजमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आपकी बाइजनेस लग रही है। स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड, ये भी आपकी जो है वो बाइजनेस लग रही है। ठीक है, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जजमेंट लगाते हैं आप लोग। मैंने आपको स्नोबॉल का बारे में बताया था, स्नोबॉल का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने वो लिया था, वो चोर पुलिस वाला। ठीक है, तो वो एक को पकड़ेगा, फिर सेकंड को पकड़ेगा, फिर वो थर्ड को पकड़ेगा, मतलब वो ड्रग्स वाला एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन वीडियो में करवाई हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है, उस पर डी और ई, तो बी डी एंड ई बोल, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिवर्सिटी का टीचर है प्रपोजेज ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वाई पेरेंट्स आर एपैथेटिक टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स। तो वो क्या जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो क्यों एपैथेटिक हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसमें से जो है कौन सा रिसर्च मेथड है, किस तरह की रिसर्च आप जो लगाएंगे उनके पेरेंट्स की जो एपैथेटिक नेचर का जानने के लिए, क्यों एपैथेटिक हैं अपने जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात करते हैं जब इस चीज़ के लिए, तो कौन सा आता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो आप पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनकी थिंकिंग जानेंगे, और उस तरह से आप क्या है उनकी थिंकिंग के बेस पे आप रिसर्च अपनी करेंगे, फाइंडिंग आउट निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला मेथड आप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च मेथड विच फोकस, किस पे फोकस करता है, ऑन स्टैब्लिशिंग causal relationship with controls among variables independent, moderator and dependent is called। अब यहाँ पे दो हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो आपको पता है, मॉडरेटर नहीं पता, मॉडरेटर हो गया मतलब बीच विचालिया वाला। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट में आप चेंज करते हैं और डिपेंडेंट में उसका फर्क देखते हैं, याद आया। तो जब आपके पास आ ही गया और उसमें क्या क्या फोकस करते हैं और क्या बनाते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, किसमें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप इसके बेस पे भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई दी की फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो क्वालिटेटिव रिसर्च से मैंने बहुत क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि ये बनते हैं, सीधी सी बात बनते हैं, तो मैंने डाले भी हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव, अच्छा मैंने यहाँ देखो लिखा भी नहीं, शायद ये PYQs हैं, लेकिन हाँ ये कंफर्म हो कि ये इनमें से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो कम से कम 85% आपको क्वेश्चन सारे के सारे PYQ ही मिलेंगे, बोले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें से आपको क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कहता है एक्चुअल सेटिंग एज द सोर्स ऑफ डाटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअल सेटिंग होती है यहाँ पे जो आपका सोर्स ऑफ डाटा है उसकी एक्चुअल सेटिंग करते हैं। फिर कंट्रोल ऑब्जर्व एंड मेजर एज मेन ऑपरेशन, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डाटा टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स और पिक्चर्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो आप क्वांटिटेटिव में 1 2 3 4 करते हैं, लेकिन यहाँ पे पिक्चर्स में आप अपने इमोशंस को दर्शाते हैं, ठीक है। भाई मैं ऐसा हूँ, भाई वहाँ पे यूँ कह देगा यहाँ पे ठीक है यार मैं 2% ना तेरी बात से डिसएग्री हूँ, लेकिन यहाँ से बस अपना यहाँ दिखा देंगे, हाँ हाँ ठीक है एग्री, ऐसा कर देंगे, या डिसएग्री, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स और पिक्चर्स में बात करते हैं। फिर आते हैं कंसर्न विद पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव्स, बिल्कुल ठीक कहता है। हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नहीं, जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर नहीं करते, क्वांटिटेटिव में आप हाइपोथेसिस की सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है A, C एंड D, बोल तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, डैश मीन्स मैनिपुलेटिंग द डाटा on or the researcher process to how result which cannot be claimed otherwise on the basis of available data, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या होगा, फॉल्सिफिकेशन। अब यहाँ पे आप क्या बात करते हैं, फॉल्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था, ये तीनों ही बताई थी, जब ये प्लेगरिज्म जो आप चोरी करके लाते हैं, फैब्रिकेशन जब डाटा मैनिपुलेट करते हैं, और इसमें मैनिपुलेट, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। इसमें क्या करते हैं आप लोग कि खुद से डाटा जो होता है वो कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब आपको 100 जनों को डाटा अगर कलेक्ट करना है तो आपने 90 का तो खुद कर लिया और जो 10 है वो अपने आप कर लिया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें फॉल्सिफिकेशन मतलब ये फैब्रिकेशन, ये हो गया। फैब्रिकेशन में क्या होगा, 100 जनों को आपने करना है और 100 जनों का करने के में आपने क्या किया, एक डाटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपकी फाइंडिंग निकल के आई कुछ, लेकिन आपको एक ऐसा पॉइंट जो है वो प्रूव करना था, इस चक्कर में आपने इस डाटा को मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज होती है जब आप कहता मैनिपुलेट कर देते हो डाटा को और द रिसर्च प्रोसेस को, हाउ रिजल्ट विल कैन नॉट बी क्लेम्ड, जो आप करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज, तो वहां पे आते हैं आपका फॉल्सिफिकेशन। तो ये आपका फॉल्सिफिकेशन हो जाएगा और ये आपका फैब्रिकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या है इसका, फॉल्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लिंडलेज लॉ, अब ये लिंडलेज का एक लॉ है, किसके लिए, साइंटिफिक राइटिंग के लिए, स्टेट्स दैट द होल मार्क ऑफ साइंटिफिक राइटिंग इज, तो ये किस तरह की आपकी साइंटिफिक जो राइटिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, प्रिसिशन, बिल्कुल ठीक है, प्रिसिशन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी नहीं, इंटीग्रिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो लिंडले के लॉ ने जो क्या बताया है, आपका प्रिसिशन होना चाहिए, क्लैरिटी हो आपके पास और ब्रेविटी हो, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीज जो आपकी साइंटिफिक राइटिंग में होनी चाहिए, तो ऑप्शन A, B एंड C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज टीचर प्रेजेंट्स ए रिसर्च पेपर, क्या करते हैं, एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करता है कॉलेज टीचर इन ए सेमिनार, सेमिनार आपको मैंने सेमिनार में, वेबिनार में, कॉन्फ्रेंस में और वर्कशॉप में, जो बहुत थोड़ा सा बच्चों को लगा था प्रॉब्लम इसके बारे में, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। क्या कहते हैं, वो प्रेजेंट करता है कहाँ, सेमिनार में, अपने रिसर्च पेपर को। द रिसर्च पेपर साइट्स रेफरेंस विच आर प्रिटी ओल्ड, मतलब पुराना है, ठीक है। दिस सिचुएशन विल बी डिस्क्राइब्ड एज द केस। तो देखो अब यहाँ पे है जो टीचर है वो अपने प्रेजेंट कर रहे हैं सेमिनार में पेपर को, मगर जो उसने साइटनेस दी है, जो उसने रेफरेंस दिया है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब उसकी अब फिलहाल में कोई खास वैल्यू नहीं। और इस तरह की जो आपकी क्या नाम है आती है इसमें, इस सिचुएशन को डिस्क्राइब जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनएबिलिटी, मतलब आपने आप एबल ही नहीं हो, ठीक है, अब उस चीज़ को अपडेट करने के लिए, मतलब उसमें अब कुछ अपडेशन हो ही नहीं सकती। तो उसका आंसर क्या है, इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्सेज। तो इनएबिलिटी है किसको, रिसर्च सोर्सेज को अपडेट करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग है, क्या कहते हैं, एक तरफ तो आपके रिसर्च टूल्स हैं और दूसरी तरफ आपके मेजरमेंट स्केल हैं, ठीक है। तो आपको रिसर्च टूल और मेजरमेंट स्केल में जो है वो मैचिंग करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू। क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू में आप क्या करते हैं, देखो क्वेश्चनर और इंटरव्यू, क्वेश्चनर बना दिया मतलब कैटेगरीज आपने बना दी, नॉमिनल स्केल
क्लियर है। फिर आपने इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, तो आप क्या करते हैं इंटरवल कि हाँ भाई ये इतने से लेके इतने तक, मतलब 0 से लेके 10 तक का इसकी जो है वो मेमोरी पावर है, या इस तरह कुछ भी आपने बना दिया, ठीक है। फिर है एटीट्यूड, यहाँ पे एप्टीट्यूड है, यहाँ एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट। तो एटीट्यूड और वैल्यू टेस्ट में आप ऑर्डिनल का स्केल के थ्रू आप मेजर करें कि कितना परसेंट ऑर्डर मतलब एटीट्यूड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई इस पर्सन में इतना एटीट्यूड है, इस पर्सन में इतना एटीट्यूड है, भाई ये पर्सन को हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं कि इसमें इतना एटीट्यूड है, इस तरह का। मतलब अगर आपने लगाना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड किस किस में है, ठीक है, 4 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मान लो आपने सी वाले में पॉजिटिव एटीट्यूड है, फिर उसके बाद बी में है, फिर उसके बाद ए में है, और उसके बाद डी वाले में बिल्कुल नेगेटिव है। तो आप इस तरह सीक्वेंस में लगा लेंगे, ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। फिर स्पीड की और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वो आता है रेशियो में, ठीक है। स्पीड मतलब मान के चलो कि आपने यूँ कह दिया कि 13 किलोमीटर था वो आप 5 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेशियो है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का क्या है डी, फर्स्ट का डी बोलते हो। अगर फर्स्ट ही आपको पता है तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन है जो आज के टाइम पे पैटर्न आता है। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न कॉन्टिन्यू एनटीए फॉलो कर रही है। आप चाहे वो सेकंड सब्जेक्ट ले लीजिए, सेकंड पेपर में भी अब वो क्या करती है, पैसे डालती है लास्ट में जाके, जब वो 99 के आसपास क्वेश्चन लेके आएगी ना, 99 कह रहा हूँ 95th क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट टाइम तो क्या हुआ कॉमर्स वालों में, उनमें तो पिछली बार शायद 2 पैसेज आ गए हैं, तो 90 से लेकर 95 तक एक पैसेज था, फिर 95 से लेकर 100 तक एक पैसेज था, ठीक है। अब यहाँ तो 2 पैसेज, और फर्स्ट पेपर में भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपका आता ही आता है, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जिसमें पैसेज के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो आप करेंगे ये तो कॉमर्स के सब्जेक्ट में करेंगे, ये जो पोर्शन है ये लेके आऊंगा मैं आपके लिए इस वाले में। अब आप करने वाले हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये तो आपको करना ही है, ये तो कंफर्म है आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये पैसेज पढ़ के अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक चीज और, इस पैसेज को आप पढ़ो, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा तो देखा होगा कि इनमें से ना कुछ क्वेश्चन तो मैंने चलो अब रिलेट कर दिया, अभी थोड़ी एक बार फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस है आपकी, बट मैं आगे से क्या करूंगा, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं वैसे ही दूंगा, ठीक है। होगा क्या कि आप पूरा पैसेज पढ़ लोगे, पूरा सारा पैसेज पढ़ डालोगे, और जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप कहोगे यार क्वेश्चन तो रिलेट ही नहीं हो रहा, और यहीं पर दिमाग खराब हो जाता है बच्चे का, और वहीं पर वो ढह जाते हैं, फिर बात नहीं बनती। अगर ढह गया तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी कंसेप्ट, आप अपना पैसेज कितना मर्जी बड़ा पढ़ लो, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन करने के चांस मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 40% मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 40% मैक्सिमम, अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो चलो पैसेज पढ़ते हैं। देखो बहुत बड़ा पैसेज है, शायद 2 या 3 का था, 2 पेज का था, ठीक है। कहता है द टर्म पॉजिटिविज्म वाज कॉइंड बाय द फ्रेंच फिलोसफर ने किया है किसने, अगस्ते कॉम्पिट इन 19th century एंड रिफ्लेक्टेड थ्रू बाय फ्रेंचिस बेनोन, जॉन लोके, ये सारे के सारे बंदे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सब कुछ दिया अमंग अदर्स, ठीक है। तो अगस्ते कॉम्पिट क्या करते हैं, वर्कड अपॉन द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं 1829 में, ठीक है। तो ये अपने को हाईलाइट पता लग जाएगी भाई इसने किसमें क्या क्या दिया, ठीक है, ईयर्स का पता लग गया, ठीक है। फिर कहता है डिस्क्लोजर ऑफ द पॉजिटिव स्पिरिट। अब कहता है कॉम्बेट ऑल्सो डिवाइड द थियोलॉजिकल स्टेज इन 3 पार्ट्स। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि शायद इससे क्वेश्चन बन जाए, मुझे भी नहीं पता भी क्या है, सच एज एमिनिज्म, पोलिथिज्म एंड मोनोथिज्म, ठीक है। बेकॉन प्रपोज्ड, ये बेकॉन एक बंदा था वही वाला जो ये रहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या अपनी थ्योरीज दी है, अपनी कुछ दी है, फिलोसफर शुड नॉट अटेम्प्ट टू वेंडर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेचर, ठीक है। देखो नेचर से याद आया, अभी निकल के गया, आज क्या डेट होगी है आज, ठीक है। तो 5th जून को आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी ने प्लांट्स लगाए होंगे, ठीक है, और नहीं लगाए तो प्लीज़ लगाना, ठीक है। बैक टू क्वेश्चन। सेंट, सॉरी मतलब बीच में आ गया तो मैंने बता दिया। कहता सेंट ने क्या कहा, साइमन अप्लाइड द टर्म पॉजिटिव इन हिज एसे ऑफ द साइंस ऑफ मैन टू दी साइंस विच वर बेस्ड ऑन फैक्ट्स विच हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड, ठीक है। द टर्म पॉजिटिविस्ट हैज नो नेगेटिव कॉन्टेशन, क्या कहते हैं, नो नेगेटिव कॉन्टेशन, ठीक है। हमने ये भी एक हाईलाइट कर लिया। इन फिलोसफी पॉजिटिविज्म, अब ये देखो, अब आपको इतना पढ़ के आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये बात किस पे चल रही है, या तो ये बात चल रही है पॉजिटिविज्म पे, या ये बात चल रही है पोस्ट पॉजिटिविज्म पे, ठीक है। ये 2 कंसेप्ट पे बात चल रही है, अभी आप देखते हैं और आगे, ठीक है। एडहेयर्स टू दी
idea that factual knowledge gained through observation, sense and measurement is trustworthy. Positivism depends on quantifiable observation that leads to statistical analysis. Here the role of the research is limited, तो रोल जो है वो लिमिटेड है टू डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इन एन ऑब्जेक्टिव वे. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, किसमें, ऑब्जेक्टिव वे में करते हैं. ही इज डिपेंडेंट फ्रॉम द स्टडी डेट एंड देयर आर नो प्रोविजंस ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट विद इन द स्टडी. ठीक है, फिर कहता है पॉजिटिविस्ट. अभी आपको पता लग गया कि ये ना जो बात कर रहा है वो पॉजिटिविज्म पे कर रहा है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म पे नहीं कर रहा. ठीक है, यूजुअली अडॉप्ट, अब पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं, यूजुअली अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच पे बात करता है. द कंसंट्रेशन इज ऑन फैक्ट्स पे बात करता है. कंसंट्रेशन किस पे, फैक्ट्स पे. द रिसर्चर इज इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स मेंटेनिंग मिनिमल इंटरेक्शन विद पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्च इज प्योरली ऑब्जेक्टिव एंड वर्ल्ड इज एक्सटर्नल. ठीक है, देर इज वन रियलिटी, एक रियलिटी है, नॉलेज नोएबल विद इन प्रोबेबिलिटी. फिर कहता है स्पेसिफिकली पॉजिटिविज्म रिलाइज ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ साइंस. साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक एज इट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करता है. साइंस इज mechanists as researchers develop a hypothesis to be proved or disapproved via application of specific research methods. Science use methods such as selection of sample, measurement, analysis and reaching conclusions about hypothesis. Science deals with empirism where it is assessed as objective as seen or measured. Science must be value free. ठीक है, तो आपको अब पता लग गया कि ये पॉजिटिविज्म में बात है और ये साइंस से कुछ बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि पहले आपके पास क्या आई थी, पहले आपके पास थियोलॉजी आई थी, फिर पॉजिटिविज्म आया, फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म आया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि जो भी करता है वो सब कुछ भगवान ही करता है. फिर यहाँ पे क्या बात करता है, जो भी कुछ करेगा वो साइंस करेगा. लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म ये लेके आया है कि आप सब कुछ साइंस भी नहीं कर सकता और सब कुछ भगवान भी नहीं कर सकता, दोनों मिलके ही करेंगे. ठीक है, तो ये बात आती है यहाँ पर. तो देखिए 95th क्वेश्चन क्या कहता है, सेंट और साइमन अप्लाइड द टर्म पॉजिटिव इन हिज एसे एंड दैट वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड द एसे नेम इज. तो नेम, एसे का नेम क्या था, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो एसे का नेम था साइंस ऑफ मैन. दिखाऊं आपको, यहाँ कहीं हमने देखा था, ये रहा साइंस ऑफ मैन, एसे ये रहा. ठीक है, तो ये सेंट का क्या था, साइमन का, ये साइंस ऑफ मैन पे इसने एक एसे लिखा था. ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, साइंस ऑफ मैन. ठीक है, तो उम्मीद है देखो ये थोड़े आसान थे से मैंने डाले थे जो पैराग्राफ से रिलेट करते हैं, लेकिन अब जो होंगे ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस है. फर्स्ट टाइम था तो प्रैक्टिस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी प्रैक्टिस में नहीं होगा. ठीक है, तो मैं थोड़ा पैसेज को होऊंगा, मतलब प्रैक्टिस में तो होगा, मतलब उससे रिलेट नहीं करता होगा. ठीक है, चलिए तो 96th क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन पॉजिटिविज्म द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन इज ट्रस्टवर्दी. विच टाइप ऑफ नॉलेज यू गेन फ्रॉम पॉजिटिविज्म. तो आप किस तरह की नॉलेज को गेन करते हैं पॉजिटिविज्म के थ्रू. ठीक है, क्या फेक करते हैं, अननेसेसरी करते हैं, फैक्चुअल करते हैं. आपने फैक्चुअल पढ़ा था, फैक्ट्स पे कंसंट्रेट करता है, प्रोबेबिलिटी नॉलेज पे नहीं, फैक्ट्स पे कंसंट्रेट करता है ना. तो देखो आपको दिखाऊं तो फैक्ट्स की बात यहाँ पे करी थी इसने, ये रहा, कंसंट्रेशन इज ऑन फैक्ट्स. पॉजिटिविस्ट किस पे बात करता है, पॉजिटिविज्म डिडक्टिव अप्रोच है पहली बात तो, और कंसंट्रेशन किस पे है, फैक्ट्स पे. क्लियर है. चलिए 97th क्वेश्चन, इन पॉजिटिविज्म द नॉलेज कैन बी. जो नॉलेज है वो किस तरह की है पॉजिटिविज्म में. ठीक है, तो वो क्या मेजरेबल है, वेरीफाइड है, थ्रू किसके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के. आंसर क्या है इसका ए. ठीक है, तो देखो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये बात करता है, यहाँ पे कहीं पे था पॉजिटिविज्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ये रहा शायद, थ्रू ऑब्जर्वेशन, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो नॉलेज गेन किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करता है. 98th क्वेश्चन, पॉजिटिविज्म इज डैश अप्रोच. तो अभी हम पढ़े कि वो डिडक्टिव अप्रोच है, लेकिन बात यहाँ पे आती है, अब ये जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इस में से देखने को नहीं मिलेगा, इस पैसेज में देखने को नहीं मिलेगा. तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है. आपको जब इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है. ठीक है, तो जो आपकी पॉजिटिविज्म है वो आपकी क्वांटिटेटिव और ट्रेडिशनल. तो ट्रेडिशनल कैसे, पहले थियोलॉजी आई, फिर आपका पॉजिटिविज्म आया, फिर आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म आया. तो ये तो होगी मॉडर्न अप्रोच, ये होगी आपकी दोनों की दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन अब यहाँ पता कैसे लगा क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव. तो ये आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच है और ट्रेडिशनल अप्रोच है. क्लियर है. चलिए
नेक्स्ट, पोस्टिविस्ट यूजली अडोप्ट डैश अप्रोच। अब ये वाला भी थोड़ा थोड़ा कुछ एक पार्ट है आपको देखने को मिलेगा, पैसे से कुछ एक पार्ट है, वो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप कर सकोगे, ठीक है। तो पोस्टिविस्ट क्या है, पोस्टिविज्म वो सब मैंने आपको करवाया है रिवीजन वीडियो में, प्लीज़ वहाँ से जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं आपका जो उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन जो आएगा मैं उस पर भी बता दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। पोस्टिविस्ट यूजुअली अडोप्ट क्या करता है, किस तरह की जो अडोप्ट करते हैं, अभी अपन ने पढ़ी तो यहाँ पे डिडक्टिव आता है, ठीक है। तो ये वाले जो अपने ऑप्शन है ये तो आपके वैसे भी कट गए, ठीक है। तो डिडक्टिव बचा, डिडक्टिव या तो होगा ए या फिर होगा बी, क्लियर है। फिर कहता डिडक्टिव अप्रोच है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डैश, किस पे डिपेंड करता है ये, क्या सब्जेक्टिविटी पे करता है, नहीं सब्जेक्टिविटी पे नहीं करता। एज ऑफ साइंस, यहाँ पे साइंस की बात चल रही है, देखो पूरे पैरा में साइंस तो कर रहा है वो बेचारा, साइंस चिल्ला रहा है, देखो ये सारा का सारा ये सारा का सारा साइंस तो चिल्ला रहा है, तो साइंस की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। तो एज ऑफ साइंस है, और रियलिस्टिक की बात करता है, बट रियल चीजें रियल लाइफ की बात करता है। लेकिन जब आप बात करते हैं पोस्ट पोस्टिविज्म की, तो वो भी रियलिस्टिक की बात करता है, मगर वो क्रिटिकल रियलिस्टिक की बात करता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, मैंने आपको वहां करवाया, प्लीज देखिएगा जरूर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो आपको मैं बताऊंगा, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड विच इज यूज्ड बाय साइंस। इनमें से कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, मतलब कौन सा ऐसा मेथड नहीं है, सॉरी नोट द मेथड विच इज यूज्ड बाय साइंस, तो जो साइंस यूज करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, सैंपल सिलेक्शन ऑफ सैंपल बिल्कुल करता है, कंक्लूजन अबाउट हाइपोथेसिस करता है, एनालिसिस करता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी एनालिसिस नहीं करता, वो सेटिंग स्टैंडर्ड्स आपका करता है, ठीक है। एक सेकंड मैं देख लूँ, एनालिसिस, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो आपका जो ये वाला है, इसका एनालिसिस आप करोगे, ठीक है, बी भी करोगे और ए भी करोगे, और जो सेटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये भी देखो क्या कह रहा है, जो मेथड्स हैं आपका उसमें से कौन सा अडॉप्ट नहीं करता, तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल करता है, कंक्लूजन करता है, एनालिसिस भी करता है, लेकिन स्टैंडर्ड सेट नहीं करता। स्टैंडर्ड्स को सेट करके चलेगा तो इसका मतलब वो बाइजनेस कर रहा है, वो अपने एक कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे प्रूव करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने थोड़े से इस पैरा से हटा के दिए थे, ताकि पता लगेगा कि क्वेश्चन आता कैसे। अब आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। ओहो नहीं, ठीक है, ये 100 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए मिक्स ऑफ, तो आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से ये ऑप्शन बताने हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को अपने कमेंट में लिखना है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो इनमें से किसका मिक्स है, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कौन सा सही है, ठीक है। तो करूंगा, चलिए। तो अपनी जो रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, ठीक है, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम का अपना ग्रुप है, किस नाम से, कंसेप्चुअल स्टडी, ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह का सिंबल है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ, एक्साइटेड रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।